हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। गुड आफ्टरनून। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए, साथ ही साथ इस लाइव सेशन की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको हिंदी से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी अभ्यर्थी? कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? याद रखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम डेट आ चुकी है। सभी ने सुना होगा कि 3 नवंबर से आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरे जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से ज्यादा जितने भी हैं, आप जल्दी से जल्दी अपनी योग्यता एलिजिबिलिटी का पता लगाएं। आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर आप जिसके लिए भी योग्य है, 6 to 8 के लिए या 9 10 के लिए, 11 12 के लिए, तो जल्दी से फॉर्म जरूर भरना सभी अभ्यर्थी। और ऐसा भी कहा गया है कि दिसंबर में आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को पास तो अब नोटिफिकेशन भी आ गया, तो अब किस बात की देरी है? तो शुरू हो जाइए और लग जाइए अपनी तैयारी में। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। तो सबसे पहले, अगर आपने अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए। आप देख सकते हो ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आ जाते हैं हम हमारे पहले प्रश्न पर। तो आप सभी से निवेदन है कि आपको ये जो प्रश्न दिख रहे हैं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उस विकल्प को, सभी विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आप लोगों को अपना जवाब देना, जल्दी से सभी को जवाब देना है जितने अभ्यर्थी हैं क्लास में। जितने अभ्यर्थी क्लास में दिख रहे हैं सभी को जवाब देना होगा। कुबेर का धन मिल जाना। प्रिया, ठीक है प्रिया, आपको YouTube पे ही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, परेशान मत होइए आप। कुबेर का धन मिल जाना ये है एक मुहावरा। ठीक है, कुबेर का धन मिल जाना ये है एक मुहावरा, जिसका कुबेर कौन है? जिनको धन का प्रतीक माना जाता है, धन के ईश माना जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा असीम धन मिल जाना, असीम, अपार, बहुत सारा धन मिल जाना। तो यहाँ पर विकल्प जो बी होगा वो हमारा सही जवाब होगा। बी इज द राइट आंसर। वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या दिया है। प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है, असीम धन पाना। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। यह जो कविता है यह किसकी कविता है? बताइए, ध्यान से सुनना है सभी को। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या उपर्युक्त में से कोई से अधिक? खुशबूदेव, एक से अधिक हो सकता है, नहीं होगा, वहां पर विकल्प बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समर प्रताप जी, हाँ जी, गजब का श्री गणेश हुआ है क्लास का कुबेर के साथ। हमारे साथ धन की देवी लक्ष्मी भी है और विद्या की देवी सरस्वती जी हैं और प्रथम पूज प्रथम आराध्य गणपति जी भी हैं। बताइए, देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं, यह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो यह जो कविता है यह कर्मवीर कविता से लिया गया है। कर्मवीर, अब आपको याद होगा कर्मवीर के लेखक कौन है? उपाध्याय जी, जयशंकर प्रसाद जी, दिनकर जी। बताइए, कर्मवीर से लिया गया है। कर्मवीर किसकी कृति है? सभी को जवाब देना है, सेशन को लाइक शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। देख कर बाधा विविध। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना है कर्मवीर, वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, अब हम बात करें जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू लहर।
आंसू, लहर, झरना, पथिक, ये सभी रचनाएं हैं, सॉरी प्रेम पथिक, ठीक है, ये सभी रचना है जयशंकर प्रसाद की। रामधारी सिंह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ रचना रश्मि रथी। यहां पर ये पंक्तियां कर्मवीर से ली गई है, लेखक है अयोध्या से उपाध्याय अरियौद। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। सभी को, जो अभ्यर्थी क्लास को देख रहे हैं उनको क्लास के ये क्वेश्चंस के आंसर्स वन लाइनर आप नोट कर लो। कर्मवीर कविता के कवि कौन है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। झरना आंसू लहर के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है आन का अर्थ क्या होता है? आन, हम कहते हैं ना हमारे देश की आन बान शान, तो आन का अर्थ क्या होगा बताइए। क्वालिफाइंग लैंग्वेज में आपका हिंदी आएगा, आपके 100 नंबर का पेपर होगा लैंग्वेज का जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन उसमें आपको हिंदी से व्याकरण से ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, अनुराग पंडित, पेड क्लास आपको कैसे परचेस करना है ये क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आन का अर्थ क्या होता है? गौरव की भावना, प्रतिज्ञा, संकल्प की भावना। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो आन का गौरव की भावना भी होता है और संकल्प की भावना भी होता है। आन मतलब गौरव की भावना, संकल्प की भावना। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो विकल्प जो डी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। गौरव की भावना भी होती है आन, और संकल्प की भावना को भी हम आन, हमारी आन। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, विकल्प जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा अमीर गरीब में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए। श्वेता जी, हाँ आप लिखिए, लिखिए आप। साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है? अब आ रहा है साउंड अच्छे से? अब आ रहा है सबको अच्छे से साउंड? क्लास की टाइमिंग जो है वो चेंज नहीं हुई है। आज हमारी 12 से 2 मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास है लगातार 2 घंटे की। ठीक है, बाकी जो रोज का टाइम है वो हमारा दोपहर 2 बजे ही रहेगा। चलिए अमीर गरीब, इसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अमीर और गरीब। अमीर गरीब का समास विग्रह हो जाएगा अमीर और गरीब। अमीर और गरीब। ठीक है, तो अमीर और गरीब, यहां पर और संयोजक शब्द का लोप है, तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, संयोजक शब्द का लोप होता है, सामान्यतः आपस में विरोधार्थी होते हैं, वहां पर होता है द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर विकल्प में कहीं भी द्वंद्व नहीं दिया है, तो हम विकल्प ई को सही जवाब मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किस लेखक की है? आप लोगों की ही पाठ्य पुस्तक, अगर आपने किसी ने को ध्यान हो, एससीईआरटी का एक पाठ है बाल गोविंद भगत, याद है कि नहीं? धीरज तिवारी, अगर आपका सब्सिडियरी लैंग्वेज हिंदी है तब आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किस लेखक का है? प्रेमचंद्र, रामवृक्ष बैनीपुरी, अयोध्या से उपाध्याय या उपर्युक्त में से एक से अधिक? ये हम लोगों ने पढ़ा है, हमारी ही पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। बाल गोविंद भगत, वेरी गुड, इसका सही जवाब है रामवृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहे कभी बैनी, बैनी ब्याल की चुराई लीन्ही। ये जो उदाहरण है ये है यमक अलंकार का उदाहरण। कहे कभी बैनी, बैनी अर्थात रामवृक्ष बैनीपुरी, और दूसरा बैनी का अर्थ होता है चोटी। तो कहे कभी बैनी, बैनी ब्याल की चुराई लीन्ही।
तो यहाँ पर बैनी शब्द की आवृत्ति हुई है तो हो जाएगा यमक अलंकार, आवृत्ति हुई है और अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हुंडरू का जल प्रताप, ये जो यात्रा वृतांत है ये किसके द्वारा रचित है? श्रीधर पाठक, कामता प्रसाद मिश्र या फणीश्वर नाथ रेणु? उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? हाँ जी रानी कुमारी, पेड बैच में हिंदी आपको मैं ही पढ़ाऊंगी। बताइए, सभी को जवाब देना है। हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृतांत जो है वो किस रचनाकार की रचना है? बताइए। तो यहां पर हम देखें श्रीधर पाठक की रचना एकांतवासी। अब याद रखना यहां से श्रीधर पाठक अलग है और श्रीधर व्यास अलग लेखक है। ठीक है, श्रीधर पाठक अलग लेखक है, श्रीधर व्यास अलग लेखक है। अब यहाँ पर दूसरे जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना आप लोगों ने पढ़ी है, लाल पान की बेगम, आपकी ही पाठ्य पुस्तक में है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, उसका जो सही जवाब होगा हमारे इस प्रश्न का वो होगा कामता प्रसाद सिंह, जिनका उपनाम है काम। उनकी रचना है हुंडरू का जलप्रपात और ये एक प्रकार का यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत क्या होता है? उनकी अपनी यात्रा के दौरान जो जो अनुभव किया, उनको जो जो चीजें देखने को मिली, उनके जो जो अनुभव रहे, उन्होंने उन अनुभवों को एक रचना लिखी है। ठीक है, जिसको नाम दिया हुंडरू का जलप्रपात। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है, अर की अरु नर नील की गति एक करी जोय। नर की और नल नीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचे होवे चले ते तो ऊंचो होए। अब इसमें क्या कहा है? इसमें कवि ने कहा है कि नर की, नर अर्थात इंसान की, और नल नीर की और पानी के नल की। इंसान की और पानी के नल की जो गति होती है वो बिल्कुल एक जैसी, एक समान होती है। जितना नीचा होगा वो जो नल है वो जितना नीचा, मतलब उसको बोलेंगे जितना जो नीचा होगा उसका पानी उतनी तेज धार के साथ आएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि यह जो दोहा है वो किस रीतिकालीन कवि का है? बताइए। 7वां प्रश्न, केशव दास की रचना रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया। रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया, ये रचनाएं है केशव दास की। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। मतीराम की रचना है रसराज। मतीराम की रचना है रसरास। बताइए, इसका जो सही जवाब है, ये जो रचना है ये है बिहारी की रचना। बिहारी की पंक्तियों से लिया गया है। विकल्प यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। नर की और पानी के नल की जो गति होती है वो एक जैसी, एक समान होती है। ये जो पंक्तियां हैं ये बिहारी के दोहे से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना से ही गागर में सागर भरने का काम किया है। ठीक है, बिहारी कवि की केवल एक ही रचना थी बिहारी सतसई, जिसमें 713 पद संकलित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है, बंसीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग कितने दृश्यों में स्थित है? आपको याद होगा कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार से कलिंग युद्ध में, जब उसने देखा कि उस युद्ध में चारों तरफ ही नर और नारी की हत्या, मतलब मारे गए हैं, कितना विध्वंस हुआ है, तो उस युद्ध को देखकर जो अशोक ने है उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो अब शस्त्र का त्याग कर देंगे। पढ़ा होगा आप लोगों ने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारी जो हिंदी की पुस्तक थी उसमें हमने पढ़ा है अशोक का शस्त्र त्याग, किस प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया था। तो पूछा है कि इसमें जो दृश्य थे इस नाटक के, उसमें कितने दृश्य थे? 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 3।
इस नाटक में कुल 3 दृश्य हुआ करते थे और इस एकांकी क्या होता है? एकांकी मतलब होता है 1 अंक वाला नाटक, 1 अंक का नाटक, उसको हम कहते हैं एकांकी। और इस एकांकी के जो लेखक थे वो थे बंशीधर श्रीवास्तव। विकल्प यहाँ पर जो बी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है फन, और फन का उचित अर्थ क्या होगा? फन, इसका फन इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, फन, ठीक है, यहां पर बात हो रही है हिंदी के फन की बात। बताइए, सभी को जवाब देना है। फन और फन का अर्थ क्या होगा? तो पहला तो फन होगा सांप का फन और दूसरा फन होता है एक प्रकार की कला। ठीक है, और दूसरा जो फन होता है वो होता है एक प्रकार की कला। तो इसका जो विकल्प ए होगा ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये कैसे शब्द है? ये है हमारे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, ये म्यूजिक के भी सिलेबस में रवि शर्मा म्यूजिक के सिलेबस में आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर की हिंदी पढ़नी है। ये जो क्लास है ये टीजीटी की क्लास है। 9th 10th अर्थात 9वीं 10वीं की जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, ये क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यह किसकी पंक्ति से लिया गया है? ईर्ष्या, आप लोगों ने इसको भी पढ़ा है, हमारे पाठ्य पुस्तक में ये भी एक पाठ है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये जो निबंध है वो किस लेखक का है? हरिऔध, दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? बताइए, सभी को जवाब देना है। सेशन को लाइक शेयर भी करते जाइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये जो निबंध है ये रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है जो उनका अर्धनारीश्वर कृति से लिया गया है। अर्धनारीश्वर कृति से लिया गया है, इस संग्रह से लिया गया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो विकल्प जो बी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसके लेखक है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। इनका एक और रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, रेणु ये आंचलिक उपन्यास के रचनाकार थे, आंचलिक उपन्यासकार जो कि ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से संबंधित होते हैं। ठीक है, मैला आंचल इनका आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो? बताइए। प्रतिभा कन्नौजिया फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में हिंदी है बट फाइनल में नहीं है, तो मतलब आपका हिंदी ऑनर्स नहीं है, तो आप 9th 10th के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैम फिर भी आप नोटिफिकेशन आने का वेट कीजिए, अभी नोटिफिकेशन में हो सकता है काफी सारे बदलाव हो एलिजिबिलिटी को लेके। ठीक है, बताइए। 6 to 8 की क्लास इसके बाद होगी, फिर उसमें बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है। यहां पर हमसे पूछा गया है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य? तो सरल वाक्य जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मिश्र वाक्य जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित वाक्य होता है, और संयुक्त वाक्य जहां पर 2 स्वतंत्र वाक्य संयोजक चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाए। यहां पर कौन सा मनुष्य है जिसने, तो एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित वाक्य है, तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो वहां हो जाता है मिश्र वाक्य। विकल्प बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, मिश्र वाक्य। विकल्प बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है, मतलब जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है, एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है जिस वाक्य में, वह कौन सा वाक्य होता है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त? एक उद्देश्य एक विधेय, वो हो जाएगा साधारण वाक्य। राम आम खाता है, साधारण वाक्य। राम आम और सेब खाता है, ये भी साधारण वाक्य ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, मतीराम किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल? बताइए। मतीराम जिनकी रचना अभी हमने जानी, रसराज, रसराज, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 13वां प्रश्न, रसराज ललित ललाम भी इनकी रचना है। ये किस काव्य धारा के लेखक हैं? चलिए, आपने कहा रीतिकाल के। अब रीतिकाल के भी तो 3 भेद होते हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो अब आपको बताना है ये किस काल के कवि हैं, ये किस धारा के हैं? रीति सिद्ध के हैं, रीतिबद्ध के हैं या रीति मुक्त काव्य धारा के? बताइए, सभी को जवाब देना है। चलिए, आपका आंसर रीतिकाल, जो कि सही जवाब है। अब रीतिकाल की भी 3 धाराएं हैं, तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? बताइए, सभी को जवाब देना है। रीतिकाल में रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है मतीराम, चिंतामणि, भूषण, केशव दास, पद्माकर, ये सभी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। सॉरी, रीति मुक्त नहीं, रीतिबद्ध काव्य धारा, आई एम सॉरी। रीति मुक्त के कवि है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है यहाँ पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप ही का बिहार का इलाका है। भागलपुर, नवाबगंज या गोपालगंज? बताइए, विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला, वेरी गुड। ये जो स्थान है ये भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये भागलपुर में स्थित है। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। संधि के कितने भेद होते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के होते हैं 5 भेद और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, ये कुल संधि के 3 भेद होते हैं। वहीं अगर पूछा जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। यहाँ पर विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिशयोक्ति में कौन सी संधि है? अतिशयोक्ति, दीर्घ, गुण, वृद्धि, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जब भी हमसे किसी शब्द का संधि पूछा जाए, हमें उस शब्द को तोड़ना है, संधि विच्छेद करना। कीजिए सभी। अतिशयोक्ति, जल्दी से। धीरज तिवारी, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लास के लास्ट में सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अतिशय, अतिशय, धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। संधि की परिभाषा, 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों से होगा मेल। तो या का अंतिम उच्चारण क्या है? आ।
तो ये आ हो जाएगा, धन यहां से हो जाएगा ऊ, तो आ के बाद जब ऊ आता है तब ओ बनता है, आ के बाद जब ऊ आता है तब ओ बनता है। ये जो नियम है ये हमारा गुण स्वर संधि का नियम है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार, और अतिशयोक्ति में हो जाएगी गुण स्वर संधि। वेरी गुड। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, इकबाल, शंकर शैलेंद्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सत्य के प्रयोग ये एक आत्मकथा है, ठीक है, यहां पर बता देते हैं सत्य के प्रयोग जो है वो एक आत्मकथा है। आत्मकथा विधा में लिखा गया है। जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी, ठीक है, नाम है सत्य के प्रयोग, लेखक है महात्मा गांधी। विकल्प ए जो है वो हमारा सही जवाब होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं बकरी, कल भात आएगा, गरीबी हटाओ, उपर्युक्त सभी या कोई नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक है, सभी को जवाब देना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। समर प्रताप सिंह, बोर्ड की पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। तो ये सभी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं उन्हीं की हैं। तो विकल्प जो डी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। बकरी भी उनकी रचना, उनका नाटक है, कल भात आएगा भी उनका नाटक है। धुंधला दिख रहा है ये वाला, ऑडियंस को भी धुंधला जा रहा है। मैसेज आ रहे थे मुझे, और ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए, सर्वेश्वर दयाल रचना की ये सभी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दीनबंधु निराला, दीनबंधु सही हो गया। अब ऑडियो तो ऑन करो। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है सब लोगों को? क्लियर है अब तो सब कुछ? हाँ जी, चलिए। दीनबंधु निराला निबंध के लेखक पूछा गया है तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दीनबंधु निराला। अब हम शिव पूजन सेन सहाय की रचना की बात करें तो उनकी रचना है बिहार की महिलाएं। बिहार की महिलाएं। यहां से सही दिख रहा था, यहाँ पे ही दिख रहा। अब सही दिख रहा है आप लोगों को? अब सही दिख रहा है? ठीक है, तो दीनबंधु निराला निबंध के जो लेखक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जयशंकर प्रसाद की रचना की अगर हम बात करें तो उनका नाटक है ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। ठीक है, यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और शिव पूजन से सहाय की जो रचना है वो है बिहार की महिलाएं। बिहार की महिलाएं यहां पर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखना है सभी को अपने पास। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारा, रसगंधर्व बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर, इसके नाटककार कौन हैं? कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा था।
ठीक है। रस गंधर्व, बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर, ये जो नाटक है इसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कमलेश्वर, मणि मधुकर या फिर कामता नाथ? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा मणि मधुकर। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रस गंधर्व भी उन्हीं की रचना है, बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर ये समस्त रचनाएं हमारे लेखक मणि मधुकर की रचना है। विकल्प जो सी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, प्रश्न है समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो अब आप समझ रहे होंगे कि आप लोगों के प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न भी आए हैं क्लास में। बहुत इजी से क्वेश्चन है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। समास के कितने भेद होते हैं? 6। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से कुल 6 प्रकार के समास के भेद होते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़ना। दो देशों के मध्य संधि हो रही है, मतलब उनके मध्य वार्तालाप चल रहा है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? एस्टेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा। दीपमाला कुमारी, अभी नोटिफिकेशन का वेट कीजिए आप, उसके आने के बाद सभी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला, उसको हम एक शब्द में कहेंगे समाज सुधारक। विकल्प ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समाज सुधारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल का चोटना का अर्थ क्या होता है? अफसोस होना, मन में कशक होना या घबराना? बताइए, सभी को जवाब देना है। दिल का चोटना, हम लोग ये जो मुहावरे हैं इनको कई बार अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। मेरा दिल जो है वो कचोट रहा है, मतलब मुझे अफसोस हो रहा है, मन में कशक हो रही है या मेरा मन जो है वो घबरा रहा है। बताइए, उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दिल का चोटना मतलब होता है मन में कसक होना, घबराना और अफसोस होना। तो ये जो तीनों ही इसके अर्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। दिल का चोटना मतलब घबराना, अफसोस करना, मन में एक टीस उठना, एक कसक उठना कि यार मैं वो काम क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका विकल्प जो डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक नए प्रश्न के साथ, मशक से पानी भरने वाले को हम क्या कहते हैं? मशक से पानी भरने वाला, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रेतीले स्थानों पर जाते हैं तो वो अपने पास पानी का एक प्लास्टिक का बैग लिए होते हैं। देखा है किसी ने? जल्दी से देखा है आप लोगों ने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यापारी होते हैं, यात्रीगण होते हैं, जहां पर पानी उन्हें नहीं मिलता है दूर दूर तक, तो वो अपने पास प्लास्टिक का एक थैला रखते हैं जिसमें पानी भरते हैं। तो मशक से पानी भरने वाले को हम क्या कहते हैं? बताइए, सभी को जवाब देना है। पूनम जायसवाल, टीजीटी हिंदी 9th-10th की ही क्लास है ये। मशक से पानी भरने वाले को हम कहते हैं भिस्ती। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पानी भरने वाले को हम भिस्ती कहते हैं। विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है, अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त कौन से नाटक की रचना की है? ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के ऊपर भी लिखा हुआ है मानस का हंस, और सूरदास के ऊपर भी लिखा है खंजन नयन। ठीक है, इसके अलावा जो उनकी रचना है वो है चढ़त न दूजो रंग। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके सही आंसर हो जाएगा चढ़त न दूजो रंग। विकल्प जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमृतलाल नागर की रचना है खंजन नयन,
और उसके अलावा उनकी और जो नाटक है वो है चढ़त ना दूजो रंग। ये कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। ध्यान से पढ़ना, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद के सूत्रपात कहा जाता है, छायावाद के जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। प्रगतिवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, और प्रगतिवादी काव्य धारा का जो जनक है वो कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक कहा जाता है अज्ञे जी को। प्रगतिवाद कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित होता है। छायावाद में जो कवि है उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम और प्राकृतिक संबंधी कविताओं का वर्णन किया है। उनकी जो भाषा थी वो थी खड़ी बोली, और चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली छायावाद की ही विशेषता है। तो विकल्प जो ए है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। छायावाद की विशेषता है चित्रात्मक भाषा। ठीक है, हम देख लेते, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, चित्रात्मक भाषा लाक्षणिक पदावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फिर हमारा प्रश्न पूछा गया है द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार जो प्रगतिवाद में क्या होता है, शोषण के प्रति विद्रोह की भावना है, शोषकों के प्रति करुणा की, दया की भावना है। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद है। ठीक है, ये है आपका प्रगतिवादी काव्य धारा का आधार। विकल्प जो बी है वो हमारा सही जवाब है। प्रगतिवादी काव्य धारा जो कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, इसके जनक भी कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है, और इनके काव्य युग के जनक कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत विशेष रूप से छायावाद के लेखक हैं, लेकिन अंत में अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने प्रगतिवाद से संबंधित रचनाओं का भी निर्माण किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रगतिवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। शोषण के प्रति विद्रोह की भावना किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? बताइए, शोषण के प्रति विद्रोह। पूनम जायसवाल जी, डेली जो क्लास होती है वो होती है दोपहर 2 बजे। डेली जो क्लास होती है वो होती है दोपहर 2 बजे। अपराजिता अभी मैंने आपका कमेंट देखा है। नोटिफिकेशन कल ही एक नोटिफिकेशन आया है आपकी परीक्षा फॉर्म भरने की डेट का। धीरे धीरे इसी वीक में सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए तो शोषण के प्रति विद्रोह ये हमारा प्रगतिवाद की ही प्रगति है, जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। ध्यान से सुनिएगा, नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, और नागार्जुन जो है वो भी प्रगतिवादी कवि ही हैं। ठीक है, यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। चलिए यहाँ पे गलत लिखा है, छापावाद नहीं, सही होता है छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक कौन सा है? पैर तले, जमीन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या उपयुक्त सभी। बताइए, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक कौन सा है? ये मैंने कल की क्लास में आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक पढ़ाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक पढ़ाए हुए हैं। बताइए। अभिषेक कुमार, पीजीटी के लिए हाँ हो जाएगा आपका। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक कौन सा है? ध्यान से प्रश्न पढ़ो, सभी अभ्यर्थी ध्यान से प्रश्न पढ़ो।
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जितने भी नाटक हैं, ये सभी नाटक मोहन राकेश के द्वारा रचित हैं। मोहन राकेश के नाटक हैं ये सभी। पैरों तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सभी मोहन राकेश के नाटक हैं। और इनका जो नाटक है वो है अशोक वन। कल मैंने इस नाटक के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, अशोक वन। ये नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और जो शेष नाटक है वो है मोहन राकेश के नाटक। मोहन राकेश, जिनको उनकी रचना लहरों के राजहंस के लिए पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो विकल्प जो ई होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा है हमारा नेक्स्ट, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा। कृतघ्न बताइए। मैं, मेरा ऑनर्स अकाउंट है और सब्सिडी में 100 मार्क्स से हिंदी, तो मैं किस पेपर की तैयारी करूं। मोनो, आप 6 to 8 की तैयारी कीजिए। 6 to 8 में सब्सिडी अगर सब्जेक्ट हिंदी है तो आपका चल जाएगा, लेकिन उसमें सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड या डीएलएड होना चाहिए, ये है आपकी योग्यता। बताइए कृतघ्न शब्द का अर्थ क्या होता है। कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और किए गए उपकार को ना मानने वाला उसको हम कृतघ्न कहते हैं। विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गत अनुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है। गत अनुगतिक बताइए, गत अनुगतिक का सही अर्थ क्या है। ध्यान से पढ़ना प्रश्न। हाँ जी सुनीता कुमारी, आप हिंदी पढ़ सकती हैं। आषाढ़ के एक दिन पढ़ी हुई है आपने। चलिए, मोहन राकेश की रचना है। तो गत अनुगतिक का अर्थ होता है प्राचीन आदर्श को मानने वाला, प्राचीन आदर्शों का के अनुसार चलने वाला। विकल्प जो ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। गत मतलब होता है बीता हुआ, अनुगतिक मतलब आदर्श को मानने वाला, तो गतानुगत मतलब प्राचीन आदर्श को मानने वाला। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं हमारे अयाची बैच के बारे में। ठीक है, अयाची बैच वो अभ्यर्थी जो ये सारी चीजें, ये सभी चीजें जो अभ्यर्थी बहुत बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिनको प्रयोगवाद अलग पढ़ना है, छायावाद अलग से पढ़ना है, नाटक, कहानी और उनके पूरे रचनाकार, अगर आप लोगों को ये सभी बहुत बेसिक से पढ़ना है तो आप लोगों के लिए हमारा एक अयाची बैच आया हुआ है। बैच की जो फीस है वो है 1839 रुपए। ये आपकी बैच की फीस है। ये है आपका टीजीटी का बैच और इसका डिस्काउंट कोड है Y646। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज, ई बुक मिलेगी, साथ ही साथ इसमें आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, बैच है ये अयाची बैच। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताइए। एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स, देखो प्रीवियस एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स नहीं था तो अभी इस बार भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आयोग आखिरी वक्त पे अपना जो डिसीजन है वो बदल दे, इसलिए अभी तो यही मान के चलेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बताइए आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आग में घी डालना मतलब क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। आग में घी डालना अर्थात क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग को, क्रोध को और अधिक बढ़ावा देना। विकल्प यहाँ पर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना, गल फेंकना, दूसरों के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। बताइए दलदल में फंसना क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। कीचड़ उछालना। ये प्रश्न हम लोगों ने कई बार पढ़ा, कई बार ये मुहावरा हम लोगों ने सुना है कि वो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा था, भरे भरे बाजार में मेरे ऊपर कीचड़ उछाला गया। मतलब
क्या हो जाएगा इसका आंसर? बदनाम करना, लांछन लगाना। विकल्प जो सी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, बदनाम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अवांछित संवाद, अवांछित मतलब होता है अनचाहा। अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। अवांछित संवाद मतलब अनचाहा, अनचाही बातचीत, जिस बातचीत के लिए हमारा मन ही नहीं हो रहा हो। वांछा, वांछा मतलब होता है इच्छा। मन वांछित मतलब मन चाहा, अवांछित मतलब अनचाहा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर खपाना। क्या हो जाएगा कि मैं इतनी देर से वहां पर अपना सिर खपा रहा हूं। विकल्प जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिर खपाना। विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहां से हमारा प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरिकृष्ण प्रेमी? बताइए, सभी को जवाब देना है। विश्वामित्र नाटक के लेखक, कल ही हमने पढ़ा था। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना हमने अभी पढ़ी, अशोक वन। हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी रचना भी हमने कल डिटेल से पढ़ी थी। वीर सतसई भी इनकी एक और रचना है। यहां पर विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट, जो कि भारतेंदु युग से संबंधित हैं। भारतेंदु युग से संबंधित हैं। ठीक है, यहां पर सही जवाब होगा विकल्प बी, उदय शंकर भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु यशपाल या फिर गोविंद बल्लभ पंत? मिनी झा, अभी सिलेबस नहीं आया है, अभी आप लोगों की फॉर्म भरने की डेट आई है। 3 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल या फिर गोविंद बल्लभ पंत? अंधा युग ये नाटक है धर्मवीर भारती के द्वारा रचित, जिसमें महाभारत के युद्ध के बारे में बताया गया है। विकल्प जो ए है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? संधि काल, आधुनिक काल, गद्य काल या फिर वर्तमान काल? आधुनिक काल, हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में काल विभाजन हुआ था। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दाताशी ने लिखा था, उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, शिवराज सुमन के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, हजारी प्रसाद। रामचंद्र शुक्ल के साहित्य का नाम था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा था। बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। 4 वर्गों में बांटा गया था, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल के नाम से जाना, गद्य काल का नाम दिया था। अब ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में केवल गद्य रचनाएं हुई हैं, आधुनिक काल में कुछ काव्य रचनाएं भी हुई हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में सबसे ज्यादा गद्य रचनाएं अर्थात कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, इन सभी की रचनाएं हुई हैं। और आधुनिक काल के जो लेखक थे उनकी काव्य भाषा भी उस वक्त ब्रज भाषा ही हुआ करती थी। ठीक है, आप पढ़ेंगे सत्यनारायण पांडे और जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनको ब्रजबुल्ली के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनकी काव्य भाषा उस वक्त भी ब्रज भाषा ही हुआ करती थी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गद्य काल। विकल्प जो सी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। अभी आप आगे पढ़ेंगे नकेनवाद, जो कि प्रयोगवाद की ही एक शाखा थी। नकेनवाद, जिसको हम प्रपद्यवाद के नाम से भी जानते हैं, जिसके लेखक माने गए हैं नलिन विलोचन शर्मा। बताइए, हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है उसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर चतुरसेन शास्त्री। बताइए। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हमने अभी अभी पढ़ा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लेखक हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उसके लेखक पे अगर हम बात करें तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्शा द ताशी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, बच्चन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी में पूछा जा चुका है। गार्शा द ताशी का जो ग्रंथ था उसके इतिहास का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? सभी को जवाब देना है इसका सही जवाब। सभी को जवाब देना है, साथ ही साथ सेशन को लाइक शेयर भी करना है। याद रखिए ये क्लास हमारी टीजीटी की क्लास हो रही है, 9वीं 10वीं की क्लास हो रही है, जो कि रोज होती है दोपहर 2 बजे। आज स्पेशल क्लास है, 2 घंटे की क्लास। ठीक है, इसका सही जवाब है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। विकल्प जो ए है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए, प्रश्न है हमारा, मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को कहा जाता है। मार्क्सवाद का जो साहित्यिक संस्करण है वो क्या है? प्रगतिवाद, नकीनवाद, छायावाद या प्रयोगवाद? बताइए। नकीनवाद को प्रवृत्तिवाद भी कहते हैं। उसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को कहा जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में जो मार्क्सवादी विचारधाराएं थी, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, शोषकों के प्रति हिंसा, घृणा और शोषणों के प्रति, जिनका शोषण हो रहा है उनके प्रति दया भावना, ठीक है, क्रांति की भावना, ये सभी प्रगतिवाद की विशेषताएं थी जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित थी। यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं। श्वानों अर्थात कुत्तों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं। अकुलाते हैं मतलब होते हैं व्याकुल होते हैं। एक तरफ तो जहां कुत्तों को दूध मिल रहा है, वहीं जो बच्चे हैं वो भूख से, प्यास से व्याकुल हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हम सभी जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें किस वाद की झलक है?
छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता? बताइए। श्वानों को मिलता दूध, ये जो पंक्तियां हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं और ये रामधारी सिंह दिनकर कि ये जो पंक्तियां हैं वो प्रगतिवाद से ही संबंधित हैं। तो यहां पर भी सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, प्रगतिवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? संस्कृति के 4 अध्याय बताइए, सभी को जवाब देना है। संस्कृति के 4 अध्याय, रामविलास शर्मा की रचना प्रेमचंद्र और उनका युग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। संस्कृति के 4 अध्याय, सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामविलास की रचना है प्रेमचंद्र और उनका युग। और उनका युग, ठीक है। निराला की रचना हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बादल राग है। अज्ञे की रचना है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ठीक है। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प डी इज द राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, विकल्प जो डी है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। भक्ति काल की, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, भक्ति काल की काव्य धारा सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद या इनमें से कोई नहीं। भक्ति काल को हमने पढ़ा है 2 वर्गों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, सूफी काव्य और संत काव्य। तो संत काव्य के जो लेखक है वो है कबीरदास और गुरु नानक देव, लेकिन सूफी काव्य है जो उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। यहाँ पर हम बात करें मुल्ला दाऊद की, तो कुछ कवियों का मानना है कि मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, कुछ कवि मुल्ला दाऊद को भी प्रतिनिधि कवि मानते हैं। लेकिन अब इस प्रश्न में हमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं दिया है कि शुक्ल के अनुसार, हजारी जी के अनुसार, यहाँ केवल लिखा है कि भक्ति काल की काव्य धारा सूफी के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो सूफी के प्रतिनिधि कवि हम यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी को ही मानेंगे, उनकी रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्न में से कौन सी एक विशेषता संत काव्य की नहीं है? संत काव्य बताइए। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, एकेश्वरवाद का समर्थन, नाम स्मरण का महत्व, नारी की प्रशंसा। कविता झा, अगर आपको नोट्स की जरूरत है, पीडीएफ की जरूरत है, तो आप हमारा अयाची बैच ले सकते हैं, ठीक है। आप हमारा अयाची बैच ले सकते हैं। बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी एक विशेषता जो है वो संत काव्य की नहीं है? तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, बिल्कुल सही जवाब है। एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। नाम स्मरण, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो क्या कहते थे कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है, उनका कोई भी आकार नहीं है,
ठीक है, वो स्मरण को ही महत्व देते थे और वो नारी की प्रशंसा नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो विकल्प डी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, नारी की प्रशंसा। विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद प्रश्न है, मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए। मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है? कविता कुमारी जी। मैम थोड़ा सा सब्र रखिए, एलिजिबिलिटी को लेके भी एक और नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। निधि सिंह, बैच में ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास की रचना है साहित्य लोचन। अभी हमने इस पे बात किया था, साहित्य लोचन, ठीक है। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद्र और उनका युग, और वियोगी हरि। यहां पर अगर हम देखें तो वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई। इसके बारे में भी पूछा जा चुका है, वीर सतसई के लेखक कौन है? बिहारी सतसई नहीं लिखा है, वीर सतसई। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्यानंद अग्निहोत्री, ठीक है, सत्यानंद अग्निहोत्री। विकल्प जो ए है ये हमारा राइट आंसर है, सत्यानंद अग्निहोत्री। बाकी रामविलास शर्मा की रचना है प्रेमचंद्र और उनका युग, श्याम सुंदर दास की रचना है साहित्य लोचन, वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो प्रश्न के उत्तर का, या फिर आप लोग नोट कर लिया करो। चलिए क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य हिमाचल के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? विंध्य हिमाचल के लेखक कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन जो कि प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ी होंगी। विंध्य हिमाचल के जो लेखक है वो है शिवमंगल सिंह सुमन। विकल्प जो ए है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। ए ही हमारा सही जवाब है। प्रश्न है, कदली वन के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र शर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? कदली वन के लेखक कौन है? मधुप्रिया, 11-12 का जो बैच है वो 31 अक्टूबर से शुरू होगा। बताइए कदली वन के जो लेखक है वो कौन है? तो धर्मवीर भारती, अंधा युग, गुनाहों का देवता, ये उनकी रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी आवारा मसीहा। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा की रचना है कदली वन। कदली कहा जाता है केला, केले को हम संस्कृत में कदली कहते हैं, केले का तत्सम रूप होता है कदली। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए हम एक बार कंप्यूटर जी से पूछते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रियंका मैम ने। विकल्प सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी इस क्लास की अर्धशतक, शतक तो 100 में पूरी होती है, यहाँ पर हमारी जो अर्धशतक है वो पूरी होती है, हाफ सेंचुरी जो है पूरी होती है। अभी तक हमने 50 प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। चलिए इसके आगे बढ़ने से पहले
वो अभ्यर्थी जो बहुत देर से परेशान हो रहे हैं बैच को लेके, नोट्स को लेके, उनको मैं बता देती हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए है तो आप बैच ले सकते हैं। बैच में आपको हर एक चीज के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ठीक है। बैच आप देख लेंगे, बैच का यहाँ से लिखा हुआ है, नाम है अयाची, ठीक है। अयाची बैच की जो फीस है वो है 1839 रुपए। डिस्काउंट जो कोड है वो है Y646 और इस बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, PDF मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी। इस क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक बैच नहीं लिया है तो जल्दी से इस बैच को जरूर ले लेना। बैच का नाम है अयाची। बैच तभी लेना जब उस पे कवर पेज पे मेरी फोटो हो, तभी लेना। कोई भी गलत बैच नहीं लेना है जल्दबाजी में। TGT हिंदी का बैच। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य कृति किस वाद से संबंधित है? हरी घास पर क्षण भर, ये मैंने बताया है। फर्नीचर जी 6 to 8 की क्लास होगी इसके बाद। अब ये जो क्लास है वो रोज होगी, क्लास रोज होगी, भाषा और बोली की क्लास, ठीक है। इसके बाद हमारी एक क्लास है 2 बजे, उस क्लास में हम भाषा और बोली भी पढ़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर अभी PGT नहीं हो रही है, अभी केवल TGT और 6 to 8 ही हो रहे हैं। हरी घास पर क्षण भर, ये जो रचना है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अब आपको बताना है जो अज्ञेय है वो किस वाद से संबंधित है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नकेनवाद। तो मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था कि जो नई कविता और जो प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं अज्ञेय, ठीक है। संगीता सिंह, ये क्लास लाइव चल रही है। प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं अज्ञेय, तो विकल्प यहाँ पर C हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आ जाते अगले प्रश्न पर। हिंदी काव्य में, ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय किसको है? बताइए। हाँ, जो तार सप्तक का प्रथम, तार सप्तक द्वितीय, तो ये जो तार सप्तक का जो युग है वो ही आपका वो भी प्रयोगवाद ही है। बताइए। सोनम कुमारी, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, एस्टेट का रिजल्ट कब का आ चुका है। हिंदी काव्य में ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने कविताओं को छंद मुक्त करवा दिया था? तो वो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। मुक्त छंद के प्रवर्तन का जो श्रेय है वो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, ठीक है। अगर हम राम नरेश त्रिपाठी की रचना देखें तो वो है स्वप्न। मैथिली शरण गुप्त की अगर हम रचना देखें तो वो है पंचवटी, ठीक है। अयोध्या उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, और निराला की बहुत सारी रचनाएं हैं, गीतिका, अनामिका, परिमल, बादल राग, सरोज स्मृति, ये सभी निराला जी की रचनाएं। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है स्वप्न। चलिए, प्रश्न है हमारा, प्यालियां टूटती हैं, प्यालियां टूटती हैं किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर, नरेंद्र शर्मा, मोहन राकेश या फिर जयशंकर प्रसाद? बताइए। कल ही हमने पढ़ी थी माथुर की रचना शारदिया। कल की क्लास में हमने नाटक पढ़े थे, तो उस नाटक में हमने जगदीश चंद्र माथुर के नाटक के बारे में पढ़ा था, शारदिया। बताइए। प्यालियां टूटती हैं, यह किसकी रचना है?
मोहन राकेश की रचना है, इनकी रचना है शारदिया। ठीक है। नरेंद्र शर्मा की अभी अभी पढ़ी है कदली वन। ठीक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त है इनका नाटक। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। मोहन राकेश के नाटक का नाम है प्यालियां टूटती हैं। विकल्प जो सी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, मोहन राकेश। क्लियर? विकल्प जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसके बाद पूछा गया है घर का रास्ता। घर का रास्ता, इसके लेखक कौन है? मंगेश डबराल, मन्नू भंडारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, किशोरी लाल गोस्वामी। बताइए। अगर हम सक्सेना जी के बात करें तो इनकी रचना है कच्ची सड़क। इनकी रचना का नाम है कच्ची सड़क। किशोरी लाल गोस्वामी, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी। मन्नू भंडारी, महाभोज। सही जवाब है घर का रास्ता, इसके लेखक है मंगलेश डबराल। विकल्प जो ए है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, मंगलेश डबराल। ठीक है, विकल्प ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। प्रश्न है हमारा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ध्यान से पढ़ना सभी अभ्यर्थी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ये पंक्तियां किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सभी को जवाब देना है। क्या हो जाएगा? ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां भी हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती, इनकी रचना का नाम है बिखरे मोती। त्रिपाठी जी स्वप्न, चतुर्वेदी जी हिम तरंगिणी, एक पुष्प की अभिलाषा। यहां पर सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा की रचना है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो अभ्यर्थी जो कि आपस में बात कर रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बातें मत करो, पहले क्लास पर फोकस करो। पता नहीं क्लास से कौन सा प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, और प्रश्न तो जरूर आएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। हम एक प्रश्न से और कितने प्रश्न बन सकते हैं इस पे भी लॉजिक लगाएंगे। तो इसलिए मैं जितने विकल्प हैं उन विकल्पों का भी वर्णन कर रही हूं। ठीक है, तो फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर क्लास। बाद में पूछ लेना जितनी भी चीजें हैं, जैसे मधुप्रिया 11-12 का बैच 31 अक्टूबर से। हाँ हो जाएगा, डोंट वरी, ये आपके शिक्षक का काम है। चलिए, अज्ञातवास उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, राधा कृष्ण दास, श्रीलाल शुक्ल, जिनेंद्र या प्रेमचंद्र। 56वां प्रश्न, अज्ञातवास प्रेमचंद, निर्मला, जिनेंद्र कुमार, त्यागपत्र, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी। अब आपके पास 50-50 लाइफलाइन है। अब आप उत्तर दे सकते हैं, अब आप उत्तर दे सकते हैं। राधा कृष्ण दास, श्रीलाल शुक्ल, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? राधा श्री कृष्ण दास, भारतेंदु जी की जीवनी, भारतेंदु जी की जीवनी। क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? श्रीलाल शुक्ल। विकल्प ए इज द राइट, विकल्प सी इज द राइट आंसर।
अज्ञातवास जो उपन्यास है, उस उपन्यास के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृगनयनी। राधा कृष्ण दास की रचना है भारतेंदु जी की जीवनी। जिनेंद्र कुमार की रचना है त्यागपत्र और प्रेमचंद की रचना है निर्मला। गबन, गोदान, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ईदगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्म परिचय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? आत्म परिचय, यहां पर आत्म परिचय कविता की बात नहीं हो रही है। यहां पर देखो, आत्म परिचय नाम से कविता भी लिखी गई है, याद रखना, कविता भी लिखी गई है और आत्मकथा भी लिखी गई है। तो यहाँ पर आत्म परिचय आत्मकथा जो है वो लिखी गई है मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु या नागार्जुन? जल्दी से जवाब दे दो। अब देखो, अब नींद तो कैसे आ सकती है? हमारा एग्जाम हमारे सर पर है, नींद कैसे आ सकती है ये तो बताओ। कहाँ से आप इतनी स्ट्रेंथ लेके आई हैं कि इस दौरान भी आपको नींद आ रही है, जबकि सब इस बात से डर रहे हैं कि 1 महीना बचा है, पेपर कैसे होगा, कितना सारा पढ़ना है, कितनी तैयारी से है। उस वक्त में किसको नींद आ सकती है? आत्म परिचय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु। नागार्जुन, युगधारा। मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा। जिनेंद्र कुमार, त्यागपत्र। इसका सही जवाब है विकल्प सी, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक कहानी यह भी, यह किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास है, आत्मकथा या संस्मरण है? बताइए। एक कहानी यह भी, किसका एग्जाम है? सबका एग्जाम है दिसंबर में सबका एग्जाम है। इसमें से कौन सा बैच लिया है? सोनम कुमारी, सारे बैच में आपको जीए के जीएस की क्लासेस हो जाएंगे शुरू, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। अब एक कहानी यह भी, यह जो है वो है मन्नू भंडारी की रचना। किसकी रचना है? मन्नू भंडारी। यह आत्मकथा है, यह जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। लेखिका है मन्नू भंडारी। विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, मन्नू भंडारी की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के माला में गूथा जाऊं, ऐसा कुछ है। ये किसकी पंक्तियां हैं? अगर ये नहीं पता तो क्या पता, अगर ये नहीं पता तो फिर हमें क्या पता, मतलब हमें कुछ नहीं पता, और जब हमें कुछ नहीं पता तो हमारा पता भगवान ही जाने। बताइए, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, सबको समझ में ही आ गया होगा। ये कविता हमने अपने बचपन में बहुत पढ़ी है, एक पुष्प की अभिलाषा, और जिसके लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के, इसके आगे का मुझे नहीं पता। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है ये, एक पुष्प की अभिलाषा, वहां से लिया गया है। अरे यार ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो कंप्यूटर जी, आप भी गलत जवाब दे रहे हो। सही जवाब है माखन लाल चतुर्वेदी। इनमें से आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा, मीराबाई की रचनाएं राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये सभी रचनाएं मीराबाई की रचनाएं हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सहजोबाई या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? बताइए।
आधुनिक मीरा, ये प्रश्न कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आसान है। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा की रचनाएं यामा, निहार, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत, ये सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। विकल्प ए होगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, उनकी किस रचना के लिए मैनिफेस्टो कहा गया? गुंजन, पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन या फिर सभी? बताइए। गुंजन, पल्लव, चिदंबरा के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। जो सुमित्रा नंदन पंत थे वो आधुनिक समय में उन्होंने अपने शुरुआती दौर में छायावाद की कविताएं लिखी। उसके बाद अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर वो प्रगतिवादी काव्यधारा की कविताएं लिखने लगे। उनकी प्रगतिवादी काव्यधारा की रचना कौन कौन सी है? ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, युगवाणी। ठीक है। यहां पर है पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो उनकी जो पल्लव नामक रचना है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। विकल्प बी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सभी अभ्यर्थी। वेरी गुड, विकल्प बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रत्नगर्भा कविता के लेखक धर्मवीर भारती, सुखदेव मिश्र, मुक्तिबोध और नागार्जुन। रत्नगर्भा, इसके सही जवाब है नागार्जुन की रचना है धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। नागार्जुन, नागार्जुन को हिंदी साहित्य में बाबा नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुरुआती दौर में यात्रा नाम का उपनाम रखा है। यात्री उपनाम से इन्होंने कविताएं लिखी है। यात्री उपनाम से इन्होंने कविताएं लिखी है। इनका नाम है बाबा वैद्यनाथ मिश्र। इनका नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ध्यान से सुनो, नागार्जुन ने आरंभिक दौर में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखी हैं। इनका नाम है बाबा वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है। श्वेता कुमारी, पीडीएफ में लिखा हुआ कैसे मिलेगा? आप देख रहे हो जो मैं पेन यूज कर रही हूँ वो तुरंत डिलीट भी हो रहा है। ये पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नहीं है। मैं पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंटेशन से, तो इसमें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है। धर्मवीर नागार्जुन हो जाएगा इसका सही जवाब। विकल्प डी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, द्विवेदी काव्यमाला किसके द्वारा लिखी गई है? द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामेश्वर शुक्लांचल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। द्विवेदी काव्यमाला, द्विवेदी काव्यमाला जो है वो एक सेकेंड, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। विकल्प जो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, छायावाद है सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये पूछा जा चुका है।
सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह किसकी परिभाषा है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर नगेंद्र? तो ये जो परिभाषा है वो डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। तो जो विकल्प डी होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान स्टडी 99 जैसा आप कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस समीक्षक का है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह? आप ध्यान से देखिए लिखा क्या है। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में, एक तो ये रहस्यवाद है, दूसरा वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो ये जो कथन है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल था। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद माना है। तो विकल्प यहाँ पर जो बी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए, फिर इसके बाद प्रश्न है, इनमें से निराला की कविता कौन सी नहीं है? कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली या फिर नौका बिहार? आप लोगों ने सबने ये रचना पढ़ी है, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कविताओं की यह विशेषता थी कि वो अपने निजी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित रचनाएं, अपने व्यक्तिगत के जो मनोभाव थे उनको आधार मानकर अपनी रचनाओं का निर्माण करते थे। अब यहाँ प्रश्न है, इनमें से कौन सी जो कविता है वो निराला की नहीं है? चलिए, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं नौका बिहार। तो अब नौका बिहार किसकी रचना है? अगर कोई यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड में ये कविता है कक्षा 12वीं में, नौका बिहार। यह किसकी रचना है बताइए? नौका बिहार, शहनाज अमीन। वेरी गुड, जल्दी से। इनमें से क्या लिखा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? नौका विहार जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है नौका विहार, जिसमें बताया गया है किस प्रकार से चांदनी रात में एक नदी किनारे जो नौका है, जो नाव है, वो भ्रमण कर रही है और उसमें उन्होंने नाव की खूबसूरती, चांदनी रात की, चंद्रिका की और उस नदी की खूबसूरती का, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आज आप लोगों को पता होगा कि आज है शरद पूर्णिमा। ऐसा हमारे उसमें ग्रंथ में माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात जो चांद है उसकी शीतल किरणों से अमृत बरसता है। तो ऐसा हमारे घरों में मान्यता होती है कि हम रात में कोई खीर या रबड़ी बनाकर रात में हम छत पर रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उससे जो चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं उससे अमृत टपकता है, सुधा टपकता है। हमारे घर में भी होता है, व्रत भी लगते हैं लोग शरद पूर्णिमा के। तो सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा की आप सभी को बधाइयां, ठीक है, शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है अब हमारा, आवत जात पनहैया टूटी, आवत जात पनहैया टूटी पंक्ति के लेखक कौन है? बताइए। बताइए। जल्दी से। आवत जात पनहैया टूटी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तुलसीदास जी है, रहीमदास जी है? तो इस पंक्ति के लेखक है कुंभन दास जी, कुंभन दास। विकल्प इसका जो डी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरापा, राजा मुंज, स्वयंभू
या साबरपा? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? और ये जो क्लास को बीच बीच में छोड़ के जा रहे हो, उन सभी से निवेदन है कि क्लास को बीच में छोड़ के मत जाओ, क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक ऑल टाइम रुकना है आप लोगों को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है राजा मुंज को। विकल्प इसका जो बी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, राजा मुंज। सुधा वर्मा, इसके बाद हमारी 2 बजे से एक क्लास है, वो क्लास होगी 6 to 8 के लिए, क्योंकि 6 to 8 का जो स्तर है वो कम है और जो टीजीटी का जो 9वीं 10वीं का जो परीक्षा का स्तर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, रणमल छंद किसकी रचना है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर व्यास, भट्ट केदार या दामोदर राव? सॉरी, दामोदर, इनमें से कोई नहीं। रणमल छंद किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है श्रीधर व्यास। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि श्रीधर पाठक अलग है और श्रीधर व्यास अलग है। यहाँ पर रणमल छंद जो रचना है वो श्रीधर व्यास की रचना है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीधर व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसके द्वारा रचित है? माधव हम परिणाम निराशा किसके द्वारा रचित है? केशव दास, विद्यापति, सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैथिला में पान और मक्खन से पूर्णिमा मनाते हैं। अच्छा, हाँ, आज चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण को हमारे यहाँ शायद ऐसा, हमारे भारत में उसका उतना प्रभाव नहीं है कि नहीं है चंद्र ग्रहण का प्रभाव? माधव हम परिणाम निराशा, इसके कवि है विद्यापति जी। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, विद्यापति जी की जो रचना है पदावली वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। तीसरी बात, उनकी जो रचनाएं हैं कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये रचनाएं अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विद्यापति। विकल्प जो बी होगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, शांति प्रिय द्विवेदी, भागीरथ मिश्र या डॉक्टर नगेंद्र? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम का रंग देखने को मिलेगा। ये कथन, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हमारे प्रीवियस ईयर्स में बहुत पूछे गए हैं। बताइए, अधिकांश, ये जो कथन है ये कथन भी हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। विकल्प ए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन भी नगेंद्र का ही है। ठीक है, और निराला की अधिकांश कविताएं हैं, इसमें भी जो रंग है वो भी डॉक्टर नगेंद्र का ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य विमर्श किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी साहित्य विमर्श किसके द्वारा लिखी गई है? वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? ध्यान से पढ़ना, हिंदी साहित्य विमर्श पूछा है, किसके द्वारा रचित है? वियोगी हरि। अभी अभी हमने इनकी रचना पढ़ी, वीर सतसई। वीर सतसई है इनकी रचना का नाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, ये इनका निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना अभी अभी पढ़ी हमने, द्विवेदी माला। यहां पर सही जवाब है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका निबंध है मैं अब क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, इस टाइप से वो उसमें है, सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना किसकी रचना है? बताइए, विद्यापति क्यों बोलती है? विद्यापति
मतलब झरना एक काव्य है जो किसका है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, रश्मि रथी, अयोध्या सिंहोपाध्याय, प्रिय प्रवास, प्रेमचंद, निर्मला, गबन गोदान। रचना है झरना, काव्य है, कविता है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट, सृजन के सहयात्री किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, नाटक है या एकांकी है? सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया की रचना है। रविंद्र कालिया, बताइए। सृजन के सहयात्री निकिता त्रिपाठी, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। जब तक ऑफिशियल चीजें नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं बता सकते आपको। सृजन के सहयात्री किस विधा की रचना है? सभी को जवाब देना है। तो ये जो रचना है ये एक संस्मरण है और ये रविंद्र कालिया जी के द्वारा रचित है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है मैम, आप यूपी बोर्ड का भी क्यों पढ़ा रही हो? अनु कुमारी, ये जो रचनाएं होती हैं, जो हिंदी साहित्य होता है, ये यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये रचनाएं, ये साहित्य सभी का सेम होता है, चाहे वो आप यूपी बोर्ड का पढ़ो, चाहे वो आप पढ़ो बिहार बोर्ड का। यूपी बोर्ड में भी वही कवि लिखे हैं, बिहार बोर्ड में भी वही कवि लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सृजन की सहयात्रा संस्मरण, सृजन की सहयात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? अभी पढ़ा हमने, रविंद्र कालिया जी। विकल्प जो ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। सृजन की सहयात्रा संस्मरण विधा का है और जिसके लेखक है रविंद्र कालिया। नेक्स्ट, अर्जन विसर्जन खंड काव्य किसके द्वारा रचित है? अर्जन विसर्जन खंड काव्य, बताइए। गिरजा कुमार माथुर, मैथिली शरण गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर विष्णु प्रभाकर? विश्व प्रभाकर नहीं लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, बताइए। अर्जन विसर्जन खंड काव्य किसके द्वारा रचित है? इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। विकल्प जो बी होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अर्जन विसर्जन जो खंड काव्य है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। विकल्प बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अति मलिन वृष भानुजा कुमारी पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो वृष भानुजा कहा जाता है राधा जी को। ठीक है, पता होगा किस प्रकार से जो कृष्ण है वो गोकुल से मथुरा चले गए थे। ठीक है, उसके उस वक्त ये कविता लिखी गई है कि अति मलिन वृष भानुजा कुमारी, वृष भानुजा कुमारी अर्थात राधा जी। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं वो सूरदास जी के द्वारा रचित है। ये पंक्तियां जो हैं वो सूरदास जी के द्वारा रचित है। तो विकल्प जो ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा सूरदास। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास का हमारा अंतिम जो प्रश्न है उस प्रश्न में पूछा गया है, कामायनी में कौन सा पात्र नहीं है? एक सेकेंड।
कामायनी में कौन सा पात्र नहीं है? तो कामायनी अगर हम बात करें वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, जिसमें कुल 15 सर्ग हैं, चिंता से लेकर आनंद तक। कई बार प्रश्न आया है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? सर्ग मतलब होता है अध्याय, तो कामायनी में कुल 15 अध्याय हैं। मनु और श्रद्धा जिसके मुख्य पात्र हैं, मनु और श्रद्धा। अब यहाँ से प्रश्न है कामायनी में कौन सा पात्र नहीं है? तो इड़ा जो कि बुद्धि का प्रतीक है, श्रद्धा और मनु। अब यहां पर लिखा हुआ है पुरूरवा, तो पुरूरवा किसका पात्र है? पढ़ा हुआ आप लोगों ने। पुरूरवा रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी के पात्र है पुरूरवा। ये दिनकर की रचना उर्वशी जिसके पात्र है पुरूरवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए, इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो उसको हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। अब याद रखिए कि इसकी जो डेली रेगुलर क्लास होती है वो होती है दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे हमारी बिहार की टीजेटी की क्लास होती है, ठीक है। अब वो अभ्यर्थी जो हमारा अयाची बैच लेना चाहते हैं तो इस बैच में उनको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ इस क्लास में आपको टेस्ट भी होंगे। मतलब कि हर एक चीज आपको बहुत बेसिक से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। लाइव आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको पढ़ना है आदिकाल भक्ति काल, तो पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाएंगे। फिर एक साथ जब आपका टॉपिक हो जाएगा तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपका डाउट सेशन भी हो जाएगा। तो इतना सारा कंटेंट जो है वो आप 1 महीने में तो खुद से नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ है जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास जो कंटेंट है वो पढ़ लेंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी जो ये पहली बार है, जिनके पास ज्यादा कंटेंट नहीं है, जिनको गाइडेंस की जरूरत है, तो वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं हमारे बैच में। बैच का जो नाम है वो है अयाची, ठीक है। ये जो बैच है वो हमारा 10 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि अभी फिर से एक नया बैच भी आने वाला है, ठीक है। तो अयाची बैच की जो फीस है वो है 1839 रुपए। ये बैच है। अब इस बैच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 6 to 8 का भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ वो 9 10th का भी भर रहे हैं, ठीक है। तो 6 to 8 और 9 10th जो दोनों भर रहे हैं प्लस 9 10th, उनको प्लस 11 12th या फिर कोई भी 2 विषयों का वो भर रहे तो उनको अलग से बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उनको अलग अलग बैच नहीं लेना, एक बैच लेना है जो कि आपका 2299 रुपए का, एक ही बैच लेना है। 2299 रुपए का बैच है, ठीक है। नाम है बिहार शिक्षक का महापैक। महापैक में आपको इससे संबंधित सारी क्लासेस मिलेंगे। 6 to 8 का मिलेगा, 9 10 का मिलेगा, 11 12, तो आपको अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बैच के लिए डिस्काउंट कोड भी याद रखना, डिस्काउंट कोड है Y646। इस डिस्काउंट कोड को आप लगाएंगे तब आपको 78 का करीब का डिस्काउंट मिलेगा, % का डिस्काउंट, ठीक है। अब लेना कैसे है ये बैच? तो बैच लेने की जो प्रोसेस है उसको आप लोग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, ठीक है। उसको हम बताते जाएंगे कैसे बैच लेना है। तो बैच लेने के आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल पर, ठीक है। यहां पर लिखना होगा आपको अड्डा 24/7। जब आप अड्डा 24/7 लिखेंगे तो जो आपको पहली लिंक दिखे, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो उस पे आपको करना है क्लिक। जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा होगा ऑल कोर्सेस, ये दिख रहा है ऑल कोर्सेस, और उसके बाद लिखा एरो का निशान। तो एरो के निशान पे आपको क्लिक कर देना, तब आपको एक इस प्रकार का पेज है जो है खुल जाएगा। गवर्नमेंट के बाद लिखा है स्टेट एग्जाम।
आप तैयारी करें स्टेट की तो स्टेट पे क्लिक कर देना। स्टेट एग्जाम के बाद स्टेट भी बहुत सारे हैं, बिहार है, पंजाब, बंगाल दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो हम बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बिहार पे क्लिक करेंगे कि ये पेज खुलेगा जहां 9-10 का भी बैच है, 6 to 8 का भी बैच है, सभी बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप जो भी बैच खरीदना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। मान लो आप 9-10 वाले हैं, इस पर आपने क्लिक कर दिया तो सबसे पहले यहाँ पर महापैक के बारे में दिया है जिसमें 6 to 8 भी है, 9-10 भी है, 11-12 भी है। ठीक है, तो ये महापैक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यू ऑल पे करना, तो यहाँ पर आपको हिंदी का भी बैच दिखाई दे जाएगा। ये है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती का टीजीटी 9-10 का बैच जो यहाँ पे दिख रहा है 1999 का, लेकिन डिस्काउंट के बाद वो 1839 का पड़ेगा। ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए, एक ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे 10 अक्टूबर से बैच शुरू हो गया है, 500 सीटें हैं, 4 बजे से 6 बजे तक आपकी जो है वो क्लास होती है। यहाँ रेड बॉक्स में बाय नाउ पे जाइए, एक ऐसा पेज खुलेगा। अभी ये दिख रहा है 1999 का, लेकिन अगर इसमें आप कूपन कोड लगाएंगे, यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कोड है आपका Y646, अप्लाई कर देंगे तो ये जो बैच है वो हो जाएगा 1839 रुपए का। ठीक है, फिर आप कंटिन्यू कर देना, अपना नाम भरना, फोन नंबर भरना, ईमेल एड्रेस भर देना, फिर से आप कंटिन्यू कर देना तो यहाँ आ जाएगा पेमेंट मेथड का ऑप्शन। फिर आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वैसे पेमेंट कर देना, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट, जैसे आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बस आपका जो बैच है वो परचेस हो जाएगा। क्लास स्टार्ट होगी आपकी अड्डा के ऐप से, अड्डा 24/7 ऐप से। कोड है Y646। क्लियर? चलिए अब बताइए, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो प्रश्न पूछ रहे थे मैम 6 to 8 में कितना व्यय रहेगा। चंद्रयाभान यादव जी, अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी केवल एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, चलिए। और धीरज तिवारी, मैम मेरा ऑनर्स है सोशलॉजी, स्टेट में हिंदी है, ठीक है ना मैम, और बीएड में हिंदी और हिस्ट्री है, क्या मेरा सब्जेक्ट। आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे धीरज जी तो टीजीटी में आपका हिंदी ऑनर्स होना जरूरी है, टीजीटी में। ठीक है, सुधा वर्मा, ये क्लास 9-10 के लिए है। इसके बाद जो दोपहर 2 बजे हमारी क्लास होगी वो होगी 6 to 8 की क्लास। ठीक है, 6 to 8 की क्लास होगी दोपहर 2 बजे। किसी का और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? निकिता त्रिपाठी, एस्टेट का सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, जब आएगा आपको सूचना दी जाएगी। अनुजा, 11-12 की जो क्लास है वो अभी नहीं हो रही है, इसकी जो क्लास है वो होगी 31 अक्टूबर से। ठीक है, हाँ पेड क्लास आती है, यही है पेड क्लास को खरीदने का तरीका। बीए सेकेंड ईयर हिंदी है, 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, एजुकेशन ऑफ स्टॉर्मी, आप अगर आपका सब्सिडरी लैंग्वेज हिंदी है, अगर आपने 2 वर्ष हिंदी पढ़ा है और अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, बीएड या डीएलएड है, तो आप हिंदी के लिए शिक्षक के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का भी होता है, एसएसटी की भी क्लास होती है, सभी क्लासेस होती हैं। हाँ जी वनीता कुमारी जी, आप हिंदी की तैयारी कर सकती है, अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है आप तैयारी कर सकती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, और कोई डाउट किसी का? हाँ, और ये जो बता रही है निकिता त्रिपाठी की ऑफिशियल साइट पर आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट आ चुका है। निकिता जी, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, एस्टेट का सर्टिफिकेट जो है वो आ चुका है। ठीक है मैम, मेरा बीए में 3 साल हिंदी है, क्या मैं टीजीटी अप्लाई? हाँ जी अनुज, अगर आपका आपका ऑनर्स है हिंदी और अगर आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई है, बीएड है, तब आप योग्य है टीजीटी के लिए। ठीक है, पूनम जायसवाल, सीटेट एस्टेट का सर्टिफिकेट आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर।
ठीक है। एस्टेट वाला 6 to 8 नहीं भर सकता है, एस्टेट वाला 6 to 8 नहीं भरता है। 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन किसी का? प्रियंका शाह, आप प्रियंका सिंह, आप अगर ऑनर हिंदी ऑनर्स नहीं है तब आप टीजेटी का फॉर्म नहीं भर सकती, आपको हिंदी ऑनर्स होना चाहिए। ऑफिशियल कुछ ही दिनों में आपकी योग्यता से लेके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी परेशान मत होइए, ठीक है। सेवा यादव, ये क्लास होती है रोज दोपहर 2 बजे, ये क्लास होती है रोज दोपहर 2 बजे। वंदना प्रजापति, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। होम साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको होम साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारी जो क्लास थी आज की वो यहीं तक थी। अब इसके जस्ट बाद हमारी दूसरी क्लास होगी 6 to 8 के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और हमारी क्लास रोज मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे होती है, तो इस क्लास में जरूर आए। ध्यान रखिए आप सभी अपना अपना, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।